हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 की आंसर की के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में विद सोर्स। ओके, तो कहाँ कहाँ से आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इस बार आए हैं और क्या क्या सोर्स जो है बेसिकली उन क्वेश्चंस का था और कौन कौन सी ऐसी बुक्स थी जो आपको पढ़नी चाहिए थी इस एग्जाम के लिए। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू कौन कौन से बुक से जो है क्वेश्चन आपके इस बार जो है ज़्यादातर देखने को मिले थे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीसी लियोंग के बारे में। दो क्वेश्चन आपके जीसी लियोंग से डायरेक्ट इस बार आए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से ट्रिकी मैं यहाँ पे कहूँगा, क्योंकि जनरली जीसी लियोंग को बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बट ये दो क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट आए हैं विद सोर्स। मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। एनसीईआरटी से जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी से आपके 4 क्वेश्चन आए थे, जो मैंने आपको बताया था कि आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी इस बार पढ़नी चाहिए। उसके बाद मैपिंग से आपके 2 क्वेश्चन आए थे और 8 क्वेश्चन जो है मिक्स आए थे अलग अलग एनसीईआरटी से। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी, 9वीं 10वीं और 11वीं क्लास की जो आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी वाली जो एनसीईआरटी है वहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट ए है आपका। सेट ए के क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो जिन लोगों का सेट है वो डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 30 चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन द डिफरेंट रोज इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें लगाना था। सेम क्वेश्चन जो है दोस्तों CDS 2 2019 के अंदर आ चुका है। हमने जो टेस्ट सीरीज बना के दी थी आपको, स्टडी फंडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, उसके अंदर ये CDS की टेस्ट सीरीज बना के दी थी बेसिकली। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 जो है आप चेक कर सकते हैं, व्हाट इज इंटरक्रॉपिंग, ये इसका आंसर आपका था यहाँ पे। ठीक है, तो जिन लोगों ने CDS की टेस्ट सीरीज 25 हमारी की थी उन लोगों ने इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व किया होगा। तो क्वेश्चन था, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन द डिफरेंट रो इज कॉल्ड। ठीक है, क्रॉप रोटेशन कुछ और चीज़ होती है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक क्रॉप के बाद आप दूसरी क्रॉप जब लगाते हो, डिफरेंट क्रॉप्स का जो है लैंड के ऊपर यूज़ करना, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अल्टरनेट क्रॉपिंग कुछ अलग होती है और खरीफ क्रॉपिंग का तो ऑप्शन आप डायरेक्ट एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो इंटर क्रॉपिंग के बारे में जो है क्लास 8 क्लास के एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 14 के ऊपर दिया हुआ है अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो इंटर क्रॉपिंग आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये इसका जो है क्वेश्चन का सोर्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सभी आंसर कीज में गलत दिया गया है। जितने भी यूट्यूब पे आपने वीडियोस आज तक देखे होंगे सीएपीएफ आंसर की के बारे में, मुझे लगता है कि सबने एक दूसरे की आंसर की देख के बना दी, मतलब सोर्स को रेफर नहीं किया है। सब लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोगों ने, 90% लोगों ने इसका आंसर गलत बताया है। सबने इसका आंसर या तो तोम्बोलो बताया है या सैंड ड्यून बताया है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो सैंड स्पिट है। जिन लोगों ने सैंड स्पिट इसका आंसर लगाया है उनका आंसर जो है 200% सही है। अब बताता हूँ कैसे। तोम्बोलो अलग चीज़ होती है। ये सभी जो है एक ही कैटेगरी के रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं, एक ही चीज़ के रिगार्डिंग है, लेकिन तोम्बोलो जो है एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर वो सैंड स्पिट है और इसका जो आप वेरिफिकेशन जो है इसकी कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। जीसी लियोंग जो है पेज नंबर 76 के ऊपर स्पेशली दिया गया है सैंड स्पिट, सैंड बार और सैंड ड्यून के बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। दे विल पाइल अप इनटू, यानी यहाँ पे सैंड स्पिट की बात हो रही है। सैंड स्पिट विल पाइल अप इनटू ए रिज or embankment of shingle forming a tongue or spit with one end attached to the land and the other end projecting into the sea। तो ये देखिए, ये वाली जो एक एंड इसका जो है लैंड से कनेक्ट होता है और दूसरा जो है सी के अंदर फ्रीली होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका आंसर ए आएगा। तो जितने लोगों ने भी इसका आंसर तोम्बोलो लगाया है और उन्होंने माना है कि आंसर सही है, तो वो आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर सैंड स्पिट है। ठीक है, क्योंकि जितने भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसका आंसर डी बताया तोम्बोलो, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर ए आएगा। आप चेक कर सकते हैं, इसीलिए पेज नंबर 76 पे जाइए, आप वहाँ पे आप जो है इस आंसर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय। इसका जो आंसर है आपका वो आएगा सब्ट्रैक्टिंग द दैट रेट फ्रॉम द बर्थ रेट। ठीक है, और ये आप जो है ढूंढ सकते हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी पेज नंबर 11 के ऊपर जो है ये एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। तो नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, बर्थ माइनस डेथ्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इलिस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर बार कोरल रीफ के ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछते थे। पहले जो जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कोरल रीफ का जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कौन से पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, टाइप ऑफ कोरल रीफ पूछ लेते थे, या कोरल रीफ इंडिया में कहाँ मिलते थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछते थे बेसिकली। लेकिन इस बार थोड़ा सा हटके इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आप छोटी छोटी स्टेटमेंट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। मेनली लोगों को जो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए के ऊपर डाउट है कि कोरल रीफ यार एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं, है ना। तो इसका मैं आपको बताता हूँ।
कोरल रीफ्स बेसिकली जहाँ पे भी आपको देखने के मिलेंगे, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है या अंडमान निकोबार के आपके आइलैंड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। टूरिज्म का एक बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल है कोरल रीफ। जहाँ पे भी कोरल रीफ होंगे, पानी साफ होगा वहाँ पे आपका जनरली। उसके बाद आपका जो है बहुत सारी टूरिस्ट एक्टिविटी कोरल रीफ के आसपास होती है। उसके बाद आपका कोरल ज्वेलरी वगैरह होती है। तो डेफिनेटली ये जो है एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करती हैं देखिए, ठीक, सोसाइटी में, ठीक है। सप्लाइंग बिल्डिंग मटेरियल, तो कोरस सैंड जो होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट के बाद जो उसका डिफॉर्म होकर जो आपकी सैंड वगैरह जो बनती है, उनका मटेरियल जो है यूज़ होता है। उसके बाद दे प्रोटेक्ट शोरलाइन फ्रॉम द स्टॉर्म्स, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसका डी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपको पता होगा अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकती है। आज तक कोई ऐसा साइंटिफिक डिवाइस नहीं बना है, आज तक कोई भी ऐसे जो है कोई भी चीज़ नहीं बनी है जो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करे कि अर्थक्वेक जो है आ सकता है या आने वाला है, ठीक है। तो कोरल रीफ जो है वो कम्युनिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है अर्थक्वेक से, राइट। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। आप जाके चेकआउट कीजिए एक बार, थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अकाशिया ट्री इज नॉट इज आर करेक्ट, ठीक है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कम से कम 95 to 98% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अकाशिया ट्री के बारे में पता नहीं होगा कि क्या है, लेकिन आंसर सबने लगाया हुआ है इसमें, क्योंकि रिस्क सब लेते हैं इतना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने रिसर्च की शुरू में, तो मुझे लगा कि इसका जो है डी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से इसके तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन ए जो है सिर्फ इसका सही होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में ढूंढा या फिर नेट पे ढूंढा, तो मुझे पता चला कि अकाशिया ट्री जो है आपका वो जो है बबूल या कीकर आपने देखी होगी वो है। फिर मेरे मन में डाउट ये आया कि जो आपका बबूल और कीकर ट्री होते हैं उनके जो है लीव्स जो हैं वो थॉर्नी नहीं होते हैं, ठीक है, बबूल के बेसिकली। लेकिन फिर और ज़्यादा इसमें थोड़ी रिसर्च की गई तो पता चला जो छोटे छोटे कांटे जो होते हैं, आपने देखा होगा बबूल के पेड़ में या फिर आपका कीकर के पेड़ में कांटे होते हैं, वही जो है थॉर्नी लीव्स का काम करते हैं और वाटर लॉस से जो है प्रिवेंट करते हैं। तो उसका एग्जैक्ट आंसर डी होगा यहाँ पे आपका। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी मार्क किया वो आंसर बिल्कुल सही है। अकाशिया ट्री के बारे में आप एनसीईआरटी 9th क्लास की जो बुक है पेज नंबर 46 पे जो है यहाँ पे दिया गया है अकाशिया ट्री, और ये जो है थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो रेनफॉल यहाँ पे कम है तो डेफिनेटली आपका पानी बचाने का जो है कुछ भी तरीका ढूंढा जाएगा, तो कांटे वगैरह जो है पानी को रोकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी से, ये आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपके आए हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डार्डिक ग्रुप ये है आपका इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। तो इतना माइन्यूट जो है आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका 2011 सेंसस है डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू द 4 मेजर कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज हैं आपकी। कल्टीवेटर्स है पहले नंबर पे, फिर आपका एग्रीकल्चर लेबर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल लेबर्स वर्कर्स और अदर वर्कर्स, ठीक है। तो इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका 46 का बी। और इसका सोर्स जो है आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी है, पेज नंबर 11, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी नाम की बुक है आपकी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैपिंग का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरेनियन कंट्री। इसके बारे में मैंने काफ़ी बार बताया है, वीडियोज़ में भी जिक्र किया है। तो यहाँ पे आप ट्रिक याद कर सकते हैं, MALE, ठीक है। उसके बीच में, दोनों के बीच में आप जो है टी लगा सकते हैं, मेल टी। तो पहला है आपका मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। तो मेल से होगा आपका मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ऊपर लगा दीजिए टी, ठीक है। तो मेटल हो जाएगा। तो नॉर्थ सूडान जो है मेडिटेरेनियन जो है सी को टच नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ सूडान। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म इज द लार्जेस्ट इन साइज। तो इसका आंसर जो है वो आपका आएगा पोलजे। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, बुक का नाम है GC लियोंग, पेज नंबर 60 पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप जाके जो है चेक कर सकते हैं, इसका आंसर पोलजे आएगा 100%। सिंगापुर इज नोन एज द पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज इट इज़ ऑन द मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग वाटर एंड टेकिंग फूड आइटम्स। तो ये जो है पोर्ट ऑफ कॉल दिया गया है पेज नंबर 89 पे। बुक का नाम है 12th क्लास की एनसीईआरटी है, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है। वहाँ पे जो है अलग अलग पोर्ट्स की जो है डेफिनेशंस वहाँ पे दी गई है, आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन द कंट्री। जब मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा था आपका एग्जाम के बाद, जब मैंने आंसर की ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि यार ये क्या पूछ दिया, मतलब ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। पर आप विश्वास नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है 10th क्लास के एनसीईआरटी से, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे मैंने अभी लिखना मैं भूल गया हूँ शायद, लेकिन आप चैप्टर 4 का आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर 4.1 है, तो चैप्टर 4 है ये आपका। उसमें डायग्राम जरूर चेकआउट कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि जूमिंग कल्टीवेशन मिल्पा जो होती है मैक्सिको में होती है, उसके बाद आपका रोका होती है ब्राज़ील में होती है, मसोल सेंट्रल अफ्रीका में और लद्दाख इंडोनेशिया में, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आया है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन छोड़ भी दिया होगा नो डाउट, पर ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया दोस्तों, ठीक है।
अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. Mahogany is a timber species of tropical rainforest. Chaparral vegetation is found in taiga climate. Lichens are predominantly found in tundra region and sal is the representative species of most deciduous forest. ठीक है. अब देखिए लाइकन्स जो होते हैं वो टुंड्रा में मिलती है. स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नोट करेक्ट इन्होंने पूछा है. साल वाला भी आपके स्टेटमेंट सही है, ये वाली भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन बहुत बच्चों को ने ये वेजिटेशन सुना ही नहीं होगा. अगर आप हिंदी में जो है इसे अगर सर्च करते हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया है तो चैपरल यानी झाड़ी वन, तो झाड़ी वन आपको पता होगा. झाड़ी वन जो है आपका डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो डेफिनेटली टाइगा में तो नहीं होगा. टाइगा जो है आपकी अपर रीजन में मिलती है, जहाँ पे इलाका ठंडा होता है, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. तो कभी कभी ना आप थोड़ा हिंदी में पढ़ लिया करो. अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है हिंदी में आपकी पढ़ने से मदद हो जाए. तो इसका आंसर यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते थे. अगला क्वेश्चन है आपका 97th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट है रिवर कावेरी हैज़ वेल डेवलप्ड वैली. वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज जस्ट अ सेकेंड स्टिल ग्रोइंग. ओके. उसके बाद है आपका रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. तो गोदावरी जो है आपकी वो सबसे लंबी नदी है आपकी पेनिनसुलर रिवर की. तो थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ से. बचे आपके ए बी एंड सी ऑप्शन. उसके बाद रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, ये वाली आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारे जो है अलकनंदा रिवर में जो है काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, यानी पहला भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो. तो या तो आंसर बी होगा या डी होगा. पहली स्टेटमेंट है रिवर कावेरी हैज़ वेल डेवलप्ड वैली. वेल डेवलप्ड वैली का मतलब क्या होता है, फिक्स कोर्स होता है बेसिकली, और एब्सेंस ऑफ मिएंडर्स बेसिकली देखने को मिलता है. ठीक है. तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा यहाँ पे. और ये आपका 11th क्लास की ज्योग्राफी से आप देख सकते हो पेज नंबर ये आपकी है 11th क्लास की ही एनसीईआरटी है. पेज नंबर ये मैंने नीचे वाले का लिखा है, तो आप एक बार एनसीईआरटी में चेक करिए. रिवर वाला जो ड्रेनेज वाला आपका चैप्टर है उससे आया है क्वेश्चन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय. इसका आंसर जो है आपका पेज नंबर 53 पे जाके चेकआउट कीजिए, टेबल दी हुई है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपका. ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर ए हो जाएगा, CWG क्लाइमेट. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल. बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बेंगलोर लगाया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा रायपुर. जो आपका रीज़न है वो ये है, रायपुर जो है साउथ वेस्ट मानसून से जो है आपकी रेनफॉल वहाँ पे मिलती है, और बेंगलुरु जो है लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट पड़ता है, तो वहाँ पे रेनफॉल जो है कम होती है. ऑलमोस्ट बेंगलुरु में जो है 980 mm के आसपास रेनफॉल होती है, और रायपुर के अंदर जो है 1400+ mm की जो है आपकी रेनफॉल एनुअली होती है. तो इसका आंसर रायपुर हो जाएगा. ये वाला क्वेश्चन जो है रेनफॉल वाला 3-4 बार आ चुका है आपका. अभी 2019 के आई थिंक CDS में आया था, जो लेह वगैरह का ऑप्शन आपका दिया गया था. लेह में बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है. तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इनको थोड़ा सा दिमाग लगा के जो है करिए सॉल्व. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द कॉमन बाउंड्री विद साउथ अफ्रीका. थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था. एक्चुअली करंट अफेयर में भी था ये रीज़न काफ़ी. आपका बोत्सवाना में जो है 300+ एलिफेंट्स वगैरह की जो है डेथ हो गई थी, तो उस रिगार्डिंग भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आ गया होगा मे भी. तो इसका करेक्ट आंसर है जाम्बिया, क्योंकि नामीबिया, बोत्सवाना और आपका जिम्बाब्वे तीनों जो है कंट्रीज टच करती हैं आपकी साउथ अफ्रीका को. ठीक है. तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके ज्योग्राफी सेक्शन से. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो. देखिए दोस्तों, रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है. आपको लगता है कि इतने लेट कैसे हो गए. लेट होने का यही एक रीज़न है. हर एक क्वेश्चन को जो है क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है. आंसर की हम भी जल्दी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे का जो है स्कोर ज़्यादा आए कम आए. तो उसके लिए रिसर्च करना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों में लगता है. तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी. कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट आप वीडियो कैसी लगी. किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.